हेलो एंड वेलकम टू द हेल्थ और ट्रैक पॉडकास्ट अगेन। एंड आज हमारे साथ हैं नीरज कुमार। ये बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं एंड ये फाउंडर हैं अवेकन नाम की संस्था के। एंड इट्स डेडिकेटेड टू मेंटल वेलनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। एंड वेलकम नीरज। मैं बता दूं सबको कि नीरज बहुत ही रिनाउंड है। उन्होंने 10,000 से ज्यादा वन ऑन वन सेशंस किए हुए हैं टू हेल्प पीपल डिस्कवर देमसेल्स। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने एक बहुत ही यूनिक किताब लिखी है जिसका नाम है जस्ट टैप एंड काम योर माइंड। ये बहुत ही यूजफुल किताब है एंड हेल्प कर सकती है उनको जो एंग्शियस है और यू नो अपने आप को काम रखना चाहते हैं। हिज वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड रिट्रीट्स ये भी काफी हेल्प करते हैं। दे कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल एंड हेल्प पीपल डिस्कवर ए न्यू ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। तो वेलकम नीरज, आपका स्वागत है। आप थैंक अपने यू बारे मैम। में कुछ बताइए। वैसे तो आपने काफी कुछ बता दिया है मेरे बारे में। एक चीज और मैं बता देता हूँ। मैं मुझे काम करते हुए तकरीबन 12 या 13 साल हो गए हैं। ओके। और मेरा सारा अनुभव गवर्नमेंट सेटिंग का ही है। ओ। और स्पेशली चंडीगढ़ में ही मैंने काम किया है। ओके ओके साथ साथ कुछ प्राइवेट काम भी मैंने किया। यही ओके। इसी दौरान मैंने 1-to-1 जो सेशन जो 50 लोग मैडम जो कर रहे हैं, ये ओके बल्कि इससे भी अब तो ज्यादा हो गए हैं। ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है एक्चुअली। ओके ओके तो हम लोग एक संस्था चलाते हैं, जैसे मैम ने बताया। तो यहाँ पे भी हम 1-to-1 सेशन करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं बच्चों को, वर्कशॉप करते हैं और रिट्रीट। ओके। दैट्स वंडरफुल टू नो। मेरा जो हाँ, जो मेरा इंटरेस्टिंग एरिया है, जो जिसमें मैं काम करता हूँ, या आई फॉल लव विद देम, वो है न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ओके बेसिकली ओके मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी ओके 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 डिसऑर्डर। ओके। वेरी नाइस। क्योंकि गवर्नमेंट सेटिंग में आप बहुत ज्यादा पेशेंट्स देखते होंगे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स रहता है। तो इट्स वंडरफुल, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। तो चलिए, आज क्या टॉपिक जो हमने चूज किया है वो है एंजाइटी। ये बहुत ही कॉमन है और इस पे हम लोग आज बात कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपकी बुक से भी काफी रिलेटेड है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम एंजाइटी को एक जेनरिक टर्म की तरह यूज करते हैं, हर एक मतलब एज ए कॉमन पर्सन भी, स्टूडेंट्स, पीपल हु वर्क और जनरली सभी लोग एंजाइटी एंजाइटी ऐसे कॉमनली जेनरिक टर्म की तरह यूज करते हैं। बट आप क्या समझते हैं, आपके हिसाब से एंजाइटी क्या है? मैं एक कोट से शुरू करना चाहूंगा। वो ऐसे है कि चिंता चिंता कहते हैं एक्चुअली एंजाइटी। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो जिसको चिंता होती है उसकी तो हाय तौबा होती है। और वो ही जानता है कि वो किस स्टेज से गुजरता है, किस सिम्टम से गुजरता है। और उसके लिए दुर्भाग्य तब हो जाता है जब कोई उसे महसूस नहीं कर पाता और सब समझ नहीं पाता, तो वो सफर करता रहता है। या। जैसे कि एंजाइटी की बात करी मैम ने, और ये कॉमन है। ऐसे वर्ड यूज होते हैं, कॉमन है। तो हम इसे टर्मिनोलॉजी में भी और एक तरह से टेक्निकली भी कॉमन मेंटल इलनेस मानते हैं। इट इज अ कॉमन मेंटल इलनेस। कॉमन का मतलब है कि ये हर चौथे या पांचवें आदमी को होता है। 2016 का रिपोर्ट कहता है कि ये हर पांचवें आदमी को होती है, राइट, जो कॉमन मेंटल इलनेस है। और अब ये 2023-24 का जो आंकड़ा है, जो रिसर्च है, वो बताती है कि अब ये हर चौथे आदमी को है। उसका जो प्रेवलेंस है, वो हर चौथे आदमी को है। ऐसे कहने में है, लेकिन अगर हम लोगों से जुड़े, उनसे मिले, तो हम बिल्कुल महसूस कर पाते हैं कि चौथा तो बहुत दूर की बात है, इसमें हर किसी को घेरा हुआ है। हाँ। लोग अक्सर महसूस करते हैं रेस्टलेसनेस और बाकी चीजें, जितने भी एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, वे विल बी। या। तो ये क्यों होता है? इससे क्या मतलब, लोग क्या सोचें कि ये क्यों होता है, क्या ये नॉर्मल है? इसके बारे में क्या कहेंगे? ओके, तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से बताना चाहूंगा। तो हम चार चीजें डिस्कस करेंगे।
पहले है सिम्टम्स, ताकि आप रिलेट कर पाएं कि आपको क्या होता है और आपको एंग्जाइटी है भी कि नहीं है। दूसरा है कारण, हमें पता चले किन किन कारणों से एंग्जाइटी हो जाती है। तीसरा ये है कि कौन कौन से टाइप है एंग्जाइटी के और आप कहाँ फोन करते हैं। और चौथा है सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे ताकि आपको आप अपने आप को आराम से उन सॉल्यूशंस में इन्वॉल्व कर सकें, अपना सकें और एंग्जाइटी से बाहर आ सकें, इसलिए बिना मेडिसिन के। हर कोई ये चाहता है बिना मेडिसिन के मैं ठीक हो जाऊंगा। वी विल डिस्कस अराउंड 8 सॉल्यूशन। ओके। ओके, सो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लक्षण डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो बीमारी कब बनती है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कब तक आप उन सिम्टम्स के साथ आसानी से अपने आप डील कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरेशन होती है अगर प्रॉब्लम लगातार 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा चलती है, लगातार, ये लगातार वर्ड बहुत जरूरी है, लगातार चलनी चाहिए, 2 हफ्ते तक चलनी चाहिए या 2 हफ्ते से ज्यादा चलनी चाहिए, तो हम इसे डिसऑर्डर की तरह कंसिडर करना शुरू करते हैं और हम ऐसा मानते हैं अब प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। ओके। राइट, अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि प्रॉब्लम बड़ी है कि छोटी, तो मिनिमम 3 सिम्टम्स तो होने ही चाहिए, 2 हफ्ते से ज्यादा और मिनिमम 3। तो टोटल 8 सिम्टम है, मेजरली है तो और भी, पर जो अक्सर डोमिनेंट होते हैं, जो प्रोमिनेंट रहते हैं लोगों में, वो डिस्कस करते हैं। तो पहला सिम्टम है घबराहट, दूसरा है बेचैनी, तीसरा है हाथ पैर कांपना, चौथा है गले का सूखना, पांचवा है सांस लेने में मुश्किल आना, ऐसा महसूस करना, छठा है पसीने आना, पसीने पसीने हो जाना, हाथों पैरों में पसीने आना, सातवां है बार बार पेशाब जाने की लत लगना या महसूस होना, ऐसा लगना कि बार बार पेशाब आई जा रहा है, और आठवां है नींद में मुश्किल हो। तो ये 8 लक्षण है, इसके अलावा भी जैसे नर्वसनेस है, फिजिटिंग है, इस तरीके के और भी बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मेजर लक्षण है, इनमें से 3 लक्षण होने ही चाहिए, और जिन जिन लोगों को ये होते हैं वो रिलेट कर जाए। ठीक? इसके बाद ये आता है कि क्यों हो रहा है, कारण क्या है, और कौन से ऐसे कारण हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो पहला कारण समझ लेते हैं। पहला जो कारण है वो है अनरिजॉल्व इमोशनल इश्यू। लाइफ में हमारे रिश्तों में कई उलझने हैं, वो उलझने मन में ऐसी की ऐसी ही रह जाती हैं बिना किसी उलझन के। कभी हम नहीं सुलझा पाते, कभी हमारे यहाँ कुछ मित्र नहीं हमारी हेल्प कर पाते, कभी दोस्त नहीं कर पाते, रिश्तेदार, टीचर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो अनसुलझे मुद्दे ही बने रहते हैं, और वो आखिर तक आपको एल करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। दूसरा जो बड़ा सा कारण है वो है बचपन में बहुत सारी मुश्किलों से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, रिलेट कर पाएंगे लोग। जैसे हम हमारी भाषा में तो हम कहते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। अब वो एडवर्स क्या है, ऐसे है वो जैसे किसी पेरेंट्स की डेथ हो गई, एक पेरेंट ड्रग अब्यूजर है, अल्कोहल यूज करते हैं या कोई और ड्रग लेते हैं, या फिर डिवोर्स हो गया है, या फिर कोई फिजिकल एब्यूज है। यहाँ तक भी देखा जाता है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स के थ्रू ही सेक्सुअल एब्यूज भी देखा जाता है। तो ये एडवर्स एक्सपीरियंसेस होते हैं, और अगर बचपन में ऐसा हो जाए तो जब बच्चे बड़े होते हैं 18 19 20, ऐसी एज जिसमें एनर्जी खूब भर भर के होती है, राइट, अपने उफान पे होती है एनर्जी, ऐसे में उन्हें एक तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऊपर से बहुत सारे पास्ट के बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि पेनफुल है, तो उन्हें न्यूरोटिक इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी रहती है, और कहीं फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके बाद है एक टर्म होती है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आजकल तो सभी तो जानते अगर हैं। हाँ आज तो सभी जानते हैं। तो अगर कोई हम ऐसी घटना देख लें जो बहुत पेनफुल हो, जैसे किसी का हमने ऐसा एक्सीडेंट देख लिया जो कि अनबेरेबल हो हमारे, तो वो इम्प्रेशन की तरह अंदर रह जाता है, और बाद में वो आपको पॉपअप होता रहता है कॉन्शियस लेवल पे, बाद में बार बार आपके मन पे, जहन पे उभर उभर के आता है वो, और आपको पता चलता है।
राइट। माना जाता है कि अगर पीटीएसडी को शुरुआत में ही 6 घंटों के अंदर ही रिजोल्व कर लिया जाए, फर्स्ट एड मिल जाए, तो ये इतना परेशान नहीं करता। इसके अलावा ये जो लास्ट है, ये जो कोई लास्ट है, सेकंड लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, और खासकर देश के नौजवानों को सुनना बहुत जरूरी है। कैनाबीज यूज और अब्यूज। देश में बच्चे आजकल पीयर प्रेशर में या सोच के कि कैनाबीज ऐसे हमें बेनिफिट देते हैं, काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल है बेसिकली। इसका ज्यादातर जो असर है वो दिमाग पे है, बॉडी पे कम है। तो कई लोग ऐसे रिपोर्ट करते हैं कि जीवन में उन्होंने एक सिंगल टाइम कैनाबीज यूज किया, ट्राई किया था, और उसके बाद फिर उन्हें घबराहट और बेचैनी शुरू हो जाती है। तो वो नर्वस सिस्टम को इस तरह से एक्टिवेट करता है, खासकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, कि वो बार बार एक्टिवेट होता रहता है, बार बार। और जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो भी एक तरह से उस सर्कल में आ जाते हैं, उस राउंड में आ जाते हैं, वो भी एक्टिव होते रहते हैं। तो कैनाबीज अगर आप सिंगल एक टाइम भी कर लें तो भी एंजाइटी डिसऑर्डर में तब्दील हो सकता है। और बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं कि अब वो बहुत लंबे समय से एंजाइटी की दवाइयाँ ले रहे हैं, और इतना ज्यादा भी पैनिक हो सकता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें, और सारे लक्षण देखने को मिलते राइट। हैं। अच्छा, एक चीज और है, कई लोग ना कैनाबीज लंबे समय तक करते हैं। तो जो कभी कभी करने वाले हैं उनका सवाल ये होता है, अरे हमने तो एक बार ही किया, 2 बार ही की, वो तो 2 साल से कर रहा है, 4 साल से कर रहा है, उसका क्या? तो उसका ये है, उसके जो और आगे आने वाले रिजल्ट हैं वो ये है कि उसको पागलपन के लक्षण होने की संभावना है, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं साइकोटिक। तो साइकोटिक पेशेंट हो सकता है अनयूजुअल बिहेवियर, बिजार बिहेवियर, अग्रेसिव, इरिटेशन, अनयूजुअल सा बर्ताव, बैकी बैकी बात करना, कुछ दिखाई देना, अपने आप से बाहर करना। तो कभी कभी ऐसे लक्षण देखने को उन लोगों में मिल जाते हैं। अच्छा, ये तो है कुछ कारण। एक कारण और है, और वो है कंसर्न ऑफ द फ्यूचर और फियर ऑफ फ्यूचर। पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा नहीं, मेरा रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अक्सर ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं लोगों के मन में, राइट। या तो वो इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि पहले पुराने पास्ट में उनके कुछ ऐसी घटना होती होती है जो एक तरह से पेन रिलेटेड होती है। तो फ्यूचर में भी वो ऐसे डरते हैं। तो हमारी भाषा में इसको एक एंजाइटी, जो हम आगे आने वाले टाइम में भी डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी एंजाइटी। तो पास्ट में अगर लाइफ में कुछ हो गया हो तो फ्यूचर में भी हम ऐसे सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ हो या सकती है। राइट राइट। तो ये है, तो है बेसिकली कारण। अब ये हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसी बीमारियां लगती हैं, आप रिलेट कर लेंगे सब लोग जैसे ही आप ये कॉन्वर्सेशन सुनेंगे। और आपको भी ये जानना जरूरी है कि आप कौन से एंजाइटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट। वैसे तो डिसऑर्डर को हम बहुत सारा कैटेगराइज करते हैं, पर समझने के लिए हम 6 तरीके के एंजाइटी को समझते हैं, राइट। पहली एंजाइटी है एक्यूट एंजाइटी। एक्यूट का मतलब है थोड़े समय के लिए है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो। कोई घटना घटी, इंटेंसिटी एंजाइटी की और सिम्टम्स की बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ड्यूरेशन हो सकता है 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह से। तो फिर उसके बाद जो ये किसी किसी को होती है, सबको नहीं होती। कई बार इसकी ड्यूरेशन 2 हफ्ते तक नहीं भी चलती, तो थोड़े समय के लिए होती, कोई घटना होगी। कभी कभी हम इसे ऐसे भी कहते हैं कि ये एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन है, और सिम्टम्स सारे एंजाइटी के ही देखने को मिलते हैं। वही घबराहट, बेचैनी, सांस लेने में मुश्किल होना, वही तड़प। दूसरा है एपिसोडिक एंजाइटी। एपिसोड्स होते हैं। तो सपोज कोई बीमारी लग गई है, एंजाइटी हो गई है, 2 हफ्तों से ज्यादा चल रही है, अब हम डिसऑर्डर में उसे काउंट कर रहे हैं, तो वो महीना, 2 महीना, 3 महीने चलती है, और फिर अगले महीने, 2 महीने तक वो ठीक रहती है। उसके फिर एपिसोड्स आते हैं, right? तो इस तरह से एपिसोड्स बनते रहते हैं, कभी ठीक हो जाती है 2 महीने के लिए, कभी फिर 2 3 महीने के लिए फिर चालू हो जाती है। तो कई लोग रिलेट कर पाएंगे कि एंजाइटी थी या नहीं। ठीक। इसके बाद आता है जी सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी में
जब भी वो लोगों को देखते हैं तो घबराते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि लोगों ने पहले उसे बहुत डराया है लाइफ में। हम्म, बुली हुआ है, रैगिंग हुई है, सीनियर ने डांट दिया है, या डी ग्रेड, डी फेम, डी वैल्यू किया है उसको, इंफीरियर फील कराया है, या उसके ऊपर लोग हंसे हैं। इस तरीके का माहौल कभी लोगों के जीवन में होता है, तो फिर वो समाज के उस सर्टेन एरिया से डरने लगते हैं कि अगर इस एरिया में उन्होंने गलती से कदम रखा तो उसके ऊपर हंसा जाएगा या डिग्रेड किया जाएगा। राइट, या उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कीमत नहीं हम्म, होगी। तो सोशल एंजाइटी इसीलिए आती है क्योंकि सोसाइटी कभी कभी उसे स्वीकार नहीं करती और वो ट्रबल में आता राइट। है। इसके बाद आती है एंटीसिपेटरी एंजाइटी। एंटीसिपेटरी एंजाइटी का मतलब है, जैसे इसके लिए कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। हम्म, तो अगर पहले कुछ घटना हो गई तो आगे सेम वो करने में मुश्किल महसूस करेगा। हम्म, अगर क्लास में टीचर ने उसे बुला लिया और वहां उसकी बेइज्जती हो गई, तो फ्यूचर में अगर उसे स्टेज पे बुलाया जाए तो उसे स्टेज पे बिल्कुल वैसा ही डर लगेगा जैसा उसे राइट। क्लास के अंदर स्टेज पे लगा। तो वो एंटिसिपेट करेगा कि पहले जैसे एंग्जाइटी होगी वैसी होगी। तो वो सिचुएशन याद रखेगा। राइट, सिचुएशन से रिलेटेड फिर एंग्जाइटी होती है, अदरवाइज उससे एंग्जाइटी नहीं होती। हम्म, उसके बाद आती है स्पेसिफिक एंग्जाइटी। स्पेसिफिक एंग्जाइटी में स्पेसिफिक इवेंट्स में ही एंग्जाइटी होती है, अदरवाइज क्लाइंट ठीक रहता है। जैसे बस में, हम्म, ट्रेन में, प्लेन में, लिफ्ट में। हम्म, राइट, इस तरह से। हम्म, तो ऐसे में जब वो लिफ्ट की बात करेंगे तो मना करेंगे, नहीं नहीं लिफ्ट हम्म, में नहीं जाना क्योंकि डर लगता है कुछ हुआ था पहले या हो जाएगा। और जो लास्ट आती है उसे भी लोग रिलेट कर पाएंगे। उसको हम कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी। जनरलाइज एंजाइटी का मतलब है अब कोई सिचुएशन की कोई बात ही नहीं है। हम्म, राइट, अब बस एंजाइटी हो रही है और मुझे कोई कारण भी नहीं दिखाई पड़ता। हम्म, कभी कारण हुआ होगा महीना, 2 महीना, 4 महीने पहले। राइट, और जो जनरलाइज एंजाइटी होती है उसके जो कारण दिख पड़ते हैं कभी अगर हम ढूंढें, तो 6 महीने पहले कम से कम ड्यूरेशन होती है। 6 महीने पहले कभी कुछ हुआ होगा लेकिन सिम्टम आज तक भी परसिस्ट करते हैं और कम। राइट। तो ये तो है कारण, सिम्टम और ये आगे हम बात करेंगे। और आपकी बात सुनते हैं पहले। ओके। ये बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। आई थिंक लोग काफी रिलेट कर पाएंगे, और जिन्हें कोई तकलीफ है वो भी समझ जाएंगे कि ओके ये प्रॉब्लम है, एंड शायद वो हेल्प भी सीख करें। हाँ, अ, थोड़ा आपका माइक, आई थिंक आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा जी। मेरे पास में क्वेश्चन ये है कि यंगर जनरेशन में आप क्या देख रहे हैं? आज सबसे ज्यादा आपको क्या ट्रेंड महसूस हो रहा है कि किस टाइप की एंजाइटी फील करते हैं? ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है कि भाई किस तरह की एंजाइटी है। लोगों में वैरी करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और उनके जो हालात हैं वो डिसाइड करते हैं। इनमें जो मेन कारण हम समझते हैं, वो 3 मेन कारण समझते हैं जो यंग लोग हैं, यंगस्टर्स हैं। वैसे तो सभी में हो सकता है। पहला कारण ये है कि इनके जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप हैं, हम्म, वो बहुत डिस्टर्ब हैं आज के हम्म, टाइम में। right? हम्म, तो पहला हम कारण ये मानते हैं क्योंकि हम अनरिजोल्व इमोशनल इश्यूज की बात करते हैं, तो हमें रहना नहीं आ रहा है, कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं। कभी लोगों के साथ रहना नहीं आ रहा, कभी अकेले भी रहना नहीं आ रहा। right? हम्म, तो ऐसे कह सकते हैं मोटे तौर पे, जिसे रहना नहीं आता उसको मुश्किल होती है, हम्म, फिर चाहे वो अकेला रहे या किसी और के साथ। हम्म, तो पहली जो प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप है, और हमने रिलेशनशिप को बहुत बिखेर दिया है, शटर्ड कर दिया है। हम्म, राइट, अब हमारे रिश्ते वैसे रिश्ते नहीं रहे, तो हम रिश्तों की कोई बहुत अहमियत भी नहीं समझ रहे सोसाइटी में आजकल। हम्म, राइट, तो इतने सारे रिलेशनशिप इतने सारे हो गए हैं, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, पेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, यस, यस। राइट, पॉकेट, इतने सारे हैं। तो इस तरह से एक कारण तो ये है। अब कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, किसी भी तरीके की, जो जिस हालात से गुजरेगा वैसी होगी। जैसे कोई सोसाइटी में है और वहां मुश्किलात महसूस करता है, तो उसे डेफिनेटली सोशल एंग्जाइटी हो सकती है। राइट, हम्म, तो दूसरा जो कारण लगता है मुझे वो है लाइफस्टाइल। इसे हम कभी कभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में यह है कि आजकल हमारा जो खाना है अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया है जो कि बहुत स्टिमुलेटेड है।
उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, इंजेक्शन हम्म, हैं, right? तो जैसे कोई फ्रूट है या फिर कोई सब्जियां हैं, उन्हें तो रातों रात बड़ा बना दिया जाता है। कैसे बनाते हैं? उनमें वो इंजेक्शन डालते हैं जो कि स्टिमुलेट करता है बॉडी को। हम्म, एक एक इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोसिन, आपने सुना ही होगा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, राइट? उत्तेजक है वैसे बॉडी के लिए, बॉडी के अंदर खुद भी होता है वो, और कभी कभी हम उसे ट्रस्ट हार्मोन भी कहते हैं। हम्म, लेकिन जब हम उसे बाहर से इंटेंसिफाई करते हैं, हम्म, राइट, उसको एम्पलीफाई कर देते हैं एक तरीके से, ऐसे भी कह हम्म, सकते हैं, तो बॉडी में वो उत्तेजक का काम करता है। हम्म, और जैसे वो, अगर आपको लौकी रातों रात पकानी हो तो हम उसकी जड़ों में या उसकी बेल में लगा देते हैं और वो बड़ी हो जाती है, तो हम्म, आपकी बॉडी में सीधे सीधे हो जाती है। उत्तेजक है, अल्कोहल है, हम्म, स्मोकिंग है, कैनाबीज है, कैफीन है, और जो दूसरे हमारे फूड हैं वो तो स्पाइसी हैं। तो इसको हम कहते हैं स्टिमुलस, राइट, स्टिमुली। हम्म, तो उत्तेजक जब बॉडी के अंदर जाता है तो उत्तेजना पैदा करेगा, मतलब एनर्जी को हाई कर देगा। हम्म, अगर किसी की बॉडी में पहले ही थोड़ी बहुत रेस्टलेसनेस है तो वो बढ़ जाएगी, राइट? तो लाइफस्टाइल एक एक पार्ट है लाइफस्टाइल में, ये हमने सिर्फ खाने की बात की है। हाँ, इसके अलावा ये है कि हमने खाना तो हम ऐसा करते ही हैं, हम्म, हमारा जो उठने का बैठने का डेली रूटीन का, राइट, जो हम्म, विचरण है जो हमारा है वो भी हम्म, खराब हो रहा है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हम पाते हैं कि सुबह अगर आप 4 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाते हो, तो ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं बॉडी में, राइट? तो सुबह उठना इसलिए जरूरी है, नंबर एक। नंबर दो, ऑक्सीजनेशन होता है, हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है बॉडी में आपके अगर आप सुबह उठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह की जो हवा है उसको हम प्योर समझते हैं, वो अभी पॉल्यूटेड नहीं हुई है। हम्म, तो जब आप सुबह उठेंगे, अगर आप लेट उठते हैं, सपोज 9 बजे उठते हैं, कई लोग, मेरे भाई बहन दोस्त 9 बजे उठते होंगे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उनका जो दिन का जो महसूस करने का ढंग है वो ऐसा होगा, रूखापन, ऐसा लगता हम्म, हम्म, है, राइट? और उनके जो एहसास हैं वो भी जैसे कोई बहुत खिले हुए एहसास नहीं है। हम्म, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हम सब ये करके देख चुके हैं, हम भी करके देख चुके हैं अपने हम्म, एजुकेशन टाइम पे, राइट, कि भाई 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर आप सुबह उठते हैं, और मैं बहुत लंबे समय से बहुत सुबह से उठ रहा हूँ, तकरीबन 15 सालों से, आप मान के चलिए, हम्म, तो मैंने ये महसूस किया कि आप जैसे ही उठते हैं तो बॉडी में ऐसे ऑक्सीजनेशन ऐसे होता है कि आप लेते भी नहीं गहरी सांस, पर आपको ऐसे गहरी सांसें आती हैं, ठंडी हवा बाहर चल रही है, क्योंकि जैसे ही ब्लड में हवा आती है तो आप, आपका ब्लड काफी प्योर भी होता है और बेटर भी हम्म, होता हम्म, है। एक ये। इसके अलावा जब हम वॉक करते हैं तो वॉक करने से भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है आधे से ज्यादा, हम्म, राइट? तो भी बेटर हो सकता है। तो हम, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम वॉक पे भी नहीं जा रहे। अगर हम मेल की बात करें, मेल, तो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, राइट, तो हम सब लोग कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे अपने बेड पे लेटे हुए हैं, या फिर बैठे हुए हैं, या फिर ऑफिस में बैठे हैं 8 8 घंटे, हम्म, हमारी बॉडी मूव ही नहीं कर रही। तो हम्म, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो एक तरह से ठहर गया। हम्म, दूसरा कारण ये है। एक और कारण है जो यंग जनरेशन है, और वो है करियर, हम्म, राइट? करियर का मतलब ये है, इसे आप नौकरी से ना जोड़ें, इसे इस तरह से जोड़ें कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आप फोकस नहीं है, उस हम्म, काम को आप ध्यान से नहीं कर रहे, राइट, उस काम में या फिर आप पारंगत नहीं है। हम्म, तो इसके लिए मेरा जो मैसेज है सभी के लिए वो ये है कि अगर आप काम में इंटेंस हो जाओ तो काम फ्रूटफुल हो जाता है। हम्म, और जो जो लोग भी काम में इंटेंस होते चले गए, उन लोगों ने अपने काम में पारंगत हासिल किया है, राइट, और सफा उनके हाथों में आ गया। हम्म, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले एक बच्चा मेरे साथ डिस्कस कर रहा था, एक सेशन चल रहा था, तो उसने कहा कि सर बाकी दूसरे बच्चे तो बहुत टॉपर हैं, वो तो यूनिवर्सिटी टॉपर हैं वो तो, राइट, और हम तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं कह रहा था कि हम सब में उतनी ही पोटेंशियल है जितना कि बाकी दूसरे लोगों में है। और गुरु तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई अगर हम गुरु हो सकते हैं तो तुम भी गुरु हो सकते हो। हम्म, तो टॉपर सिर्फ वही है जिसने काम किया है,
जो पढ़ा है, जिसने अपने समय को ऐसे काम में लगाया है ना, हम्म, वही टॉपर हुआ है, जो अपने हर समय को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, कोई वेस्ट नहीं कर रहा समय। तो मेजरली ये जो 3 एरिया हैं, रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल एंड करियर, अगर कोई इन्हें संभाल ले तो बहुत सारे बेचैनी से, चिंता से वो बाहर अपने आप ही आ सकता है। करेक्ट। तो जब हम यंग पीपल की बात कर रहे हैं तो एक और एक विषय है जो रिलेटेड है, जो है एग्जाम स्ट्रेस। आप देखते ही राइट। होंगे ऐसे बच्चों को। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये प्रॉब्लम एक्चुअली बच्चों की नहीं है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हम्म, ये प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, ये प्रॉब्लम समाज की है। समाज में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की, जो बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम्हें कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बड़ा करना है या हासिल करना है। राइट। हम्म, तो इसमें एक वर्ड होता है मैम, उसको हम कहते हैं अंडर चोकिंग प्रेशर। हम्म, अंडर चोकिंग प्रेशर का मतलब ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल भी है, आपने पढ़ाई भी की है, आपने तैयारी भी की है, अब समय आता है परफॉर्मेंस का। लेकिन परफॉर्मेंस का जैसे ही समय आता है, तो जो हमारे अपने लोग हैं, चाहे वो हमारे भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, या फिर हमारा समाज, उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हम्म, जैसे ही उसकी उम्मीदें बढ़ती हैं, तो वैसे ही हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाता हम्म, है। अंडर चोकिंग प्रेशर का मतलब है कि उम्मीद जैसे ही बढ़ेगी, जैसे मांग बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी की, तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। राइट। तो right, लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर भीतर मन में चल रहा होता है कि बड़ा करना है, ज्यादा हासिल करना है, तो एफर्ट तो वो उसमें कम डाल पाता है, और जो उसका हम्म, अपना एफर्ट होता है, जो उसकी अपनी एनर्जी होती है, वो इस फियर में और इस बात में हम्म, चली जाती है, इस थॉट में चली जाती है कि उसे बड़ा करना है या उसे बड़ा हम्म, हासिल करना है। ये हम्म, बात उसे ज्यादा स्ट्रेस देती है। आप हम्म, अगर बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, तो आप पाएंगे कि वो स्ट्रेसफुल नहीं है, बस वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, और बस उन नंबर मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। हम्म। So it's a demand of the society, of the parents, of the colleagues, that you have to achieve big, more than others, right? और ये इसे हम बात, अंडर चोकिंग कर। यस, बहुत सही बात आपने एक्सप्लेन की, एंड बहुत ओपनली आपने ये शेयर किया है कि ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम है जो बाकी सबको उनसे होती है। तो आई थिंक वेरी वेल सेड। अगला मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या एंजाइटी को हम हर हर बार मेंटल इलनेस ही बोलें, और ये तो एक नॉर्मल रिस्पांस भी होता है सिचुएशंस के लिए। तो क्या समझे इसको? जब हमने डिसीज और डिसऑर्डर की बात की थी शुरुआत में ही, तो मैंने कहा था कि कम से कम 3 लक्षण होने चाहिए मिनिमम, हम्म, लगातार होने चाहिए, और 2 हफ्तों से ज्यादा होने चाहिए या 3 हफ्तों से ज्यादा होने चाहिए। हम्म, अगर ड्यूरेशन कम है, तो हम इसे डिसऑर्डर काउंट नहीं कर रहे। हम्म, आखिरकार हम सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो जितने भी आपके भीतर इमोशन हैं, वो सारे इमोशन हेल्दी हैं, और वो होने ही चाहिए। अगर आप सांप को देख के नहीं डरते, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। आप छत पे खड़े हैं और आपको डर नहीं लग रहा गिरने हम्म, का, और आप पीछे नहीं हो, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। या, राइट। तो डर भी लगना जरूरी है, बेचैनी हम्म, होना भी जरूरी है। आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपका घबराना जरूरी है, लाजमी है। जरूर, या, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर हम्म, आप तैयारी कैसे करेंगे? तो हम्म, इसमें ड्यूरेशन का बहुत रोल है, और हम्म, सिम्टम्स 3 होने चाहिए मिनिमम। हम्म। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेडिकेशन के अलावा हम क्या क्या जी, क्या कर सकते हैं? ये बेस्ट क्वेश्चन है आपका, और सब लोग इसी का इंतजार करते हैं। हम्म, राइट। कि हमें दवाई ना लेना पड़े, हम उससे बच जाएं, है ना। तो अब किसी को डिसऑर्डर भी है, हमने ये भी मान लिया, और वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज्यादा भी चल रहे हैं, तो हम इसे ऐसे समझते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं कि ये कैसे भीतर बॉडी में कैसे काम करती है एंग्जाइटी। तो मैंने शुरू में कहा था कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है ये। भीतर हमारे अनरिजोल्व चीजें पड़ी हैं, हम्म, तो वो अनरिजोल्व चीजें मांगती हैं। हम्म, कैसे मांगती हैं? वो सॉल्यूशन मांगती हैं। हम्म, आप ऐसे समझिए इसको, जो दर्द होता है, जो पेन होता है, वो चिल्लाता है, और वो हम्म, तब तक चिल्लाता है जब तक उसे ठीक ना कर लिया जाए। ठीक है। राइट। तो हम्म, पेन की जो अपनी टेंडेंसी है, वो चिल्लाने की है।
नेगेटिविटी की जो अपनी टेंडेंसी है वो शोर मचाने की है, और वो तब तक शोर मचाएगी जब तक आप उसे ठीक नहीं कर लेते। तो जिस तरह बॉडी के अंदर एक कांटा चुभ जाता है और आपकी सारी कॉन्शियसनेस उसी पे पहुंच जाती है, उसी तरह मन में जब कोई कांटा चुभता है तब भी आपकी कॉन्शियसनेस वहीं पहुंचती है। आपके मन में जो भीतर ख्याल उभर रहे हैं वो इसलिए नहीं उभर रहे कि वो सिर्फ ख्याल है, वो इसीलिए उभर रहे हैं क्योंकि वो सुलझे हुए नहीं है। अब अनसुलझी बात भीतर मन में पड़ी है, अब वो जब शोर मचाएगी तो वो हिट करेगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स हैं और जो रेस्पॉन्स है वो पैदा करेगा। भीतर बॉडी में पड़ा हुआ अनरिजोल्व इशू इतनी तेजी से रेस्पॉन्स करता है, इतनी तेजी से एक्टिव होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी थक जाता है, वो भी एक्टिव होता रहता है। उसके अपोजिट जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इतना काम नहीं कर पाता। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम 10 बार एक्टिवेट होता है तो वो 2 बार ही हो पाता है। तो 8 बार का जो रेस्पॉन्स है उसमें आप एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, पसीने, सांस लेने में मुश्किल होना या पैनिक अटैक जैसी सिचुएशन आपको होती है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर पाता, थोड़ा काम कर रहा है, तो आप ये मान के चलें कि सिम्टम्स इतने तेजी से बाहर आएंगे और इतने ज्यादा होंगे जिसको हम ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स ऑफ एंजाइटी कहेंगे, तो आपको पैनिक अटैक्स होंगे। इसका मतलब है अब बॉडी आपकी रेस्पॉन्स को संभाल नहीं पा रही, वो कह रही है अब मेरी बस हो गई है। तो बॉडी जब संभाल नहीं पाती तब हम उसे कहते हैं कि अब पैनिक अटैक है, जब वो एंजाइटी के रेस्पॉन्स नहीं संभाल पा रही। राइट। अब हमें क्या करना है, उसके अपोजिट हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। अब हमें ये देखना है कि बॉडी अपने आप को कैसे एक्टिवेट करवाती है उसको। ठीक है। अगर हम उसे ज्यादा कर पाए तो सिम्टम्स अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर हम नहीं कर पाए तो सिम्टम्स बने रहेंगे। अब हमें ये इस तरह से सीखना है कि डेली लाइफ में हम इसे अपनी जिंदगी में उतार लें, ताकि आप रोज रूटीन में उसे करते रहें और आपके सिम्टम्स कम से कम सबसाइड रहें, कम से कम सिम्टम्स तो सबसाइड रहें। राइट। जब तक आप ये नहीं सीख लेते कि अनरिजोल्व इमोशनल इश्यूज को कैसे सुलझाना है, तब तक आप सिम्टम्स सबसाइड रखें। राइट। तो अब हम पहला सॉल्यूशन समझते हैं। पहला सॉल्यूशन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम होता है ठंडे चीजों से, ठंडे वातावरण से, ठंडे पानी से, बर्फ से। तो कई लोग कहते हैं पानी पी लो तो लोग रिलैक्स होते हैं। अगर आप ठंडा पी लोगे, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, सिर्फ ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम, तो आप और भी रिलैक्स करेंगे। आप बर्फ को हाथ में लें, हाथ में लेते ही एक्टिव हो जाएगा वो। राइट। एक्टिव हो जाएगा तो आप काम फील करोगे। और भी बढ़िया जो सोल्यूशन आपको बताता हूँ, बर्फ को कहाँ यूज करना है, उसको कपड़े में लपेट लें थोड़ा सा, जैसे चुन्नी में लपेट लेते हैं घर में, कोई सूती कपड़ा से कुछ भी। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पीछे, गर्दन के पीछे, उस एरिया में आप उसको धीरे धीरे मूव कराएं। ठीक। तो जो जो एंजाइटी आपकी 1 घंटा चल रही थी, वो अभी 3 मिनट में, 1 से 3 मिनट के बीच ही रिड्यूस हो जाएगी। आपके सारे सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाएंगे। राइट। तो उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाथ हमारे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पैरों के जो तलवे हैं वो बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, हाथ भी रिसेप्टिव होते हैं। तो हम जैसे इन्हें कुछ देते हैं तो बॉडी में तुरंत न्यूरो रिसेप्टर्स हमारे काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप पैरों में भी यूज कर सकते हैं, हाथों में भी यूज कर सकते हैं। बॉडी के अंदर इंस्टेंट कुछ भी ले जाना हो एज ए मेडिसिन, तो सबसे पहले हाथों पे आप यूज कर सकते हो तुरंत, और पैरों के नीचे भी। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने टाइम के लोग कहते हैं कि खाली पैर चलें, घास पे चलें तो और बढ़िया। और कहीं तो कहते हैं कि अगर आप घास को, नीम को, हल्दी को, एलोवेरा को, इन सब को अगर पैरों से रगड़ोगे तो वो मेडिसिन की तरह बॉडी के अंदर जाएगी और काम करेगी। तो हाथ बहुत रिसेप्टिव होते हैं। सबसे पहले यहाँ हाथों में पकड़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लगाएंगे। ये एक पहला तरीका है अगर कोई बहुत एंग्जाइटी में है। दूसरा है, आपने देखा होगा